नमस्कार। आरोग्य दर्पण और रघुवंश एकेडमी के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित जो मीटिंग में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हमारे बीच में रिटायर्ड लेफ्टिनेंट रीता गंगवानी जी मौजूद हैं। बिल्कुल, थैंक यू। सबसे पहले आरोग्य दर्पण और जितने भी दर्शक सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उनको बहुत बहुत शुक्रिया कि आप आए, क्योंकि ये जो आज का टॉपिक है माइंड योर माइंड, यानी कि अपने मन को काबू में रखें, ये बहुत जरूरी है, खास करके आजकल के टाइम पे। तो इसके बारे में मैं करीबन आधा घंटा आपसे बातचीत करूंगी और उसके बाद अगर आपके पास कोई सवाल होंगे तो शायद आधे घंटे के बाद मैं फिर दोबारा से आऊंगी और सवाल ले लूंगी। वैसे कोशिश ये पूरी करूंगी कि इस आधे घंटे के अंदर वो सारी बातें आपके सामने रखूं कि मन में कोई सवाल ही ना उठे। कहते हैं कि कैलेंडर तारीख बदलता है, लेकिन कई बार तारीख कैलेंडर बदल देती है, और शायद यही हमारे साथ हो रहा है। ये जो तारीखें गुजर रही हैं, जो ये वक्त गुजर रहा है, ये एक हिस्ट्री बनाने वाला है कैलेंडर के ऊपर। हमें हम ये जो दौर से गुजर रहे हैं, ये एक हिस्ट्री बना रहे हैं, क्योंकि जो हो रहा है हमने न कभी देखा था, न कभी उसको महसूस किया था, हमने सिर्फ इसके बारे में सुना था। लेकिन अब जब हम पे गुजर रही है तो हमें समझ में आ रहा है कि उस वक्त जो हुआ था तो क्या हुआ होगा। तो हम ऐसे ही दौर से जो गुजर रहे हैं, तारीखें बनाते हुए, हिस्ट्री बनाते हुए जो गुजर रहे हैं, तो एक अजीब सी चीज हो रही है हमारे साथ कि हम इस वक्त ऐसे एक शत्रु के साथ लड़ रहे हैं जो हमें दिखाई ही नहीं देता। एक ऐसा शत्रु जो पता नहीं कहां से, कभी भी कहीं से भी हमें अटैक कर देता है, दिखाई देता नहीं, समझ में आता नहीं कहां से आ रहा है, और उस वजह से हम सब उस शत्रु जो है, वो जो हमारा जो दुश्मन है, उसके काबू में चले आ रहे हैं। सो क्या है कि पहले जब लड़ाइयां होती थी, ये भी एक किस्म की लड़ाई है, पहले जब लड़ाइयां होती थी तो हमें पता होता था कि किसके साथ लड़ना है। जब फिजिकल लड़ाई होती है तो हमें पता होता है कि किसके साथ लड़ना है, और सालों के एक्सपीरियंस के साथ हमारे पास हथियार भी आ जाते हैं, हमारे पास स्ट्रैटेजी भी आ जाती है कि इस लड़ाई से कैसे हमको निपटना है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अब जो हमारे सामने शत्रु है, ना वो दिखाई दे रहा है, ना हमें पता है वो कहाँ से आ रहा है, और ना ही हमारे पास सही हथियार इस वक्त मौजूद हैं कि हम इस शत्रु का आमने सामने जाकर अच्छे से सामना कर सकें, क्योंकि हमें खुद ही नहीं पता कि ये जो शत्रु है ये कैसे काबू में आएगा। तो इसीलिए ये जो दौर है, इसमें खुद को संभालना और अपने एक्सपीरियंस से सीखना और अपने आसपास के लोगों को संभालना बहुत ही ज्यादा हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। अब क्या है कि इस वायरस ने, मैं नाम भी नहीं लेना चाहूंगी, इस वायरस ने हर घर को किसी न किसी तरीके से छुआ है। हर शख्सियत की जिंदगी में कहीं ना कहीं कोई चीज को डिस्टर्ब किया है, किसी को फिजिकली, किसी को मेंटली, किसी को सोशली, किसी को कल्चरली, और बहुत से लोगों को स्पिरिचुअली भी इसने अफेक्ट किया है। क्योंकि जो हो रहा है, हम दुआएं कर रहे हैं, हम चीजें मांग रहे हैं भगवान से, लेकिन हमें लगता है भगवान हमारी सुन ही नहीं रहा। तो हम स्पिरिचुअली भी भगवान से अपना जो फेथ है वो भी हम खोते चले जा रहे हैं। हमें ऐसा लग रहा है कि हमारा कंट्रोल छूट गया है जिंदगी से, हम एकदम हेल्पलेस फील कर रहे हैं, कुछ कर नहीं पा रहे हैं, पावरलेस फील कर रहे हैं। बड़े से बड़ा इंसान इंसान देख लो, कितना भी बड़ा इंसान है, कितना भी पैसा है, वो भी लड़ रहा है अपने बिस्तरों के लिए या अपनी जिंदगी के लिए, और एक छोटे से छोटा इंसान भी लड़ रहा है अपनी जिंदगी के लिए। तो हालात ऐसे हैं कि हम चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहे, और आज तक जो हम लोगों ने अपनी जिंदगी को अपने हिसाब से चलाया है, अब हम वो कर नहीं पा रहे हैं। तो हमें लग रहा है कि जिंदगी की डोर हमारे हाथ से छूट गई है। ऐसी कौन सी डोर है जो इसे चला रही है, ये सब कर रही है, और जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है। और एक किस्म से हम सब इस लड़ाई में लड़ रहे हैं, हम सब सैनिक हैं, और हम सब सैनिक अपने अपने तरीके से इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। तो हम एक किस्म से सारे के सारे कोरोना वॉरियर्स हैं। एक वॉरियर कौन होता है? वॉरियर होता है एक सैनिक। अब आप सेना में जाएंगे, जैसे मैं भी सेना में जब थी, तो हमारा माइंड, हमारा बॉडी, हमारी सोल, हमें वो तैयार करते थे
हर तरह की सिचुएशन को फेस करने के लिए। वो हमें तैयार करते थे कि जब दुख दर्द आए तो हमें खुद को कैसे संभालना है। लेकिन अब एक आम इंसान भी सैनिक बन गया है इस लड़ाई में, कोरोना की लड़ाई में। और इस लड़ाई में हमको अभी तक, जैसे मैंने कहा, ये नहीं पता कि इसको लड़ना कैसे है, तो खुद को संभालना तो बहुत दूर की बात हो जाती है। क्योंकि कहीं ना कहीं, जैसे मैंने कहा, हमें ये लग रहा है कि हमारे हाथ में कुछ है ही नहीं। और कभी हमने सोचा भी नहीं था कि जिंदगी में हम कभी ऐसी सिचुएशन से भी गुजरेंगे जो आप देख रहे हैं। आप कोई भी सोशल मीडिया खोल लीजिए, आप इतनी चीजें ऐसी देखेंगे कि आपका दिल दहल जाता है कि ये क्या हो रहा है दुनिया में और क्यों हो रहा है, और क्यों नहीं हम इसे कंट्रोल कर पा रहे हैं। सो फ्रॉम बहुत से लोग अलग अलग लेयर्स में लड़ रहे हैं। मैंने कहा जैसे सैनिक होते हैं, छोटे होते हैं, फिर उसके ऊपर कैप्टन है, विद मेजर है, वो बड़ा बड़ा होता चला जाता है। ऐसे ही बहुत से लेयर्स में हम सभी सैनिक इस लड़ाई से लड़ रहे हैं। कोई लड़ रहा है कि मुझे वायरस हो न जाए, कोई इस वजह से लड़ रहा है कि मैं आइसोलेशन में हूँ, कोई अस्पताल में लड़ रहा है, कोई अस्पताल से आने के बाद पोस्ट कोविड सिचुएशन में अपने आप को संभालने की कोशिश कर रहा है, और कुछ ऐसे हैं जिन्होंने अपनों को खो दिया है। तो देखा जाए तो हम सभी कहीं ना कहीं, हमें जिसको कहते हैं जख्म हो गए हैं इस वायरस की वजह से। हर लेयर पे हमारे जिंदगी में, चाहे हमारी पर्सनल जिंदगी हो, चाहे हमारी प्रोफेशनल जिंदगी हो, हमारे ऊपर ये घाव हो गए हैं। ये एक ऐसे बड़े जख्म हो गए हैं जो हमें अभी तक ये नहीं मालूम कि कभी ये भर भी पाएंगे कि नहीं। और सबसे बड़ी चीज जो हमें हमें जख्म दे रही है, जो हमको रोक रही है, जो हमें हेल्पलेस बना रही है, उसको हम कहेंगे डर। कौन ऐसा इंसान आजकल नहीं दिखता आपको जिसके अंदर डर? डर सबसे बड़ी चीज है जिसने हमारे मेंटल हेल्थ को, हमारी मानसिक स्थिति को बहुत ज्यादा अफेक्ट करना शुरू कर दिया है। जैसे मैंने कहा कि हम अलग अलग तरीके से लड़ रहे हैं। बाहर लड़ रहे हैं कि हो ना, हॉस्पिटल में लड़ रहे हैं कि बच जाऊं, और जो वापस आ गए हैं वो उनकी अपनी लड़ाई है, और जिनके कुछ गुजर गए उनकी अपनी लड़ाई है। तो एक डर चारों तरफ, जो एक सन्नाटा सा रास्तों पे दिखता है। लोगों से बात करो, उनके चेहरों के ऊपर एक खौफ है, चेहरे पे तो है ही, सोचिए मन के अंदर कितना खौफ होगा। और आज जो मैं बात कर रही हूँ मन को कंट्रोल करने की, तो उसमें मैं सबसे पहले जो बात करना चाहूंगी, जो मुझे हर तरफ नजर आता है, वो है डर। डर को कैसे काबू पाएं, ये डर होता क्या है। मैं बहुत ही साधारण तरीके से आपको डर के बारे में समझाना चाहूंगी। आप कल्पना करें, मन में सोचें कि अभी भी आप, जैसे डर की मैं बात करूं, पहले मैं इससे पहले कि आपको बताऊं कि इसको कैसे कंट्रोल करना है, आप एक बार देखिए कि आप टीवी देखते हैं तो हम डर के मारे आंकड़े देख रहे होते हैं, आज कितने हो गए, आज कितने हो गए, आज क्या हो गया, आज क्या हो गया। तो ये जो इतना हम चीजें देख रहे हैं, जो इतनी मिजरी देख रहे हैं, उसने और डेली हमारे डर को बढ़ाता 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 इतना ज्यादा कर दिया है कि हर इंसान इस वक्त मेंटली स्टेबल नहीं दिखता। कहीं ना कहीं उसकी मेंटल स्टेटस वो नहीं है जो एक नॉर्मल सिचुएशन में होना चाहिए। और जब हम मेंटली स्टेबल नहीं है तो हर चारों तरफ एक धुंध धुंध सी दिखाई दे रही है, कुछ भी साफ में दिखाई नहीं दे रहा। तो सबसे बड़ी चीज क्या है? डर। तो फिर से बताना चाहूंगी कि ये जो डर है, इसको हम कैसे काबू पाएं। आपको मैं बोलती हूँ, कल्पना करें कि आपके हाथ में एक बिल्कुल ताजा नींबू है। इमेजिन करें कि आपके हाथ में एक बहुत ताजा नींबू है, आप उसको स्मेल करें, नींबू में बहुत अच्छी स्मेल आ रही है, फ्रेश स्मेल आ रही है, एकदम ताजा पीला नींबू आपके हाथ में है। अब मैं आपसे कहती हूँ कि इस नींबू को काटिए। आपने अपनी इमेजिनेशन में इस नींबू को काट दिया। अब मैं आपसे कहती हूँ ये नींबू का टुकड़ा उठाइए और अपनी जीभ के ऊपर इस नींबू को निचोड़िए। नींबू का रस, वो खट्टा मीठा तेज जो उसका स्वाद होता है, उसको आप अपनी जीभ पे गिरने दीजिए, उस स्वाद को गिरने दीजिए, रस को गिरने दीजिए।
और मैं ये दावे के साथ कह सकती हूँ इस वक्त कि जिसने इसको इमेजिन किया कि वो नींबू का रस उनके मुंह में गिर रहा है, उन सब के मुंह में पानी आया। आया कि नहीं? सबके मुंह में पानी आया। अगर ये आपके साथ हुआ है तो इसका एक बहुत बड़ा, आप जो कहते हैं मॉरल, क्या निकलता है, वो ये निकलता है कि इंसान का दिमाग सच और झूठ का फर्क नहीं समझ पाता। आपने तो इमेजिन किया था कि नींबू मेरे हाथ में है और आपने उस नींबू को अपनी जबान पे निचोड़ा, ये तो इमेजिनेशन में थी, लेकिन आपके दिमाग ने उसको सच मान लिया और एक्शन दिया। आपके मुंह में जो है ये सलाइवा आना, उसका एक्शन था आपके शरीर का। तो यानी कि ब्रेन को नहीं पता लगा कि आप सच में नींबू निचोड़ रहे हैं या वाकई में वो नींबू आप झूठ में निचोड़ रहे हैं। सो ह्यूमन ब्रेन कभी भी सच और झूठ के बीच का फर्क नहीं समझ पाता। जो भी आप ब्रेन को कहते हैं ना, वो उसको सच मान लेता है कि हाँ ये सच है। और अगर आप फियर शब्द को काटें, फियर, FEAR, फियर शब्द को खोल के देखें, F मतलब फॉल्स, E मतलब एविडेंस, A मतलब अपीयर्स, R मतलब रियल। फॉल्स एविडेंस अपीयर्स रियल, यानी कि जो चीज सच्चाई है ही नहीं वो सच दिख रही है, जो अभी आपके साथ भी हुआ। तो इसका मतलब जो भी मैं ब्रेन को बोलूंगी वो उस बात को सच मान लेगा। तो सारी बात का निचोड़ क्या निकलता है? सारी बात का निचोड़ ये निकलता है कि डर हमारा बनाया हुआ है, हमने बनाया है उसको बार बार उसके बारे में सोच के। और जब हम बार बार सोचते हैं मैं बीमार हूं, मेरे सर में दर्द है, मुझे ये है, मुझे वो है, जो थॉट्स मैं अपने ब्रेन को दूंगी ऑटोमेटिकली शरीर भी वही थॉट्स आपको देगा, वही एक्शंस आपको देगा। तो फियर जो होता है, डर जो होता है, उसकी उपज हमारे मन में होती है और हम खुद उसको उपजाते हैं। आपने कहावत सुनी होगी, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। अगर आपने मन में ठान दिया कि मैं जीतूंगी तो आप जीतेंगे, शरीर वैसा ही आपके साथ कोऑपरेट करेगा। और अगर आप मन में कह लेंगे कि नहीं मैं हार जाऊंगी, तो आपका शरीर भी वैसे ही कोऑपरेट करेगा। आपको सिंपल चीज बताती हूँ, आप किसी बीमार इंसान को जो जिसकी पता ही नहीं लग रही कि बीमारी क्या है, सारे टेस्ट करा लिए, पता ही नहीं कि क्या तकलीफ है, आप उसको सिंपल गोली खिलानी शुरू कर दीजिए कि ये गोली बहुत बढ़िया है, इससे सब ठीक हो रहे हैं, ये वो, थोड़े दिन में आपको लगेगा वो ठीक हो गया है, जिसको बोलते हैं प्लेसिबो इफेक्ट। कई बार क्योंकि हमारे दिमाग में ही वो बीमारी होती है तो हम वो हमारी निकल जाती है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ये जो वायरस है वो दिमाग की बीमारी है या वो ऐसी चीज है जो हमने क्रिएट की है, नहीं। पर जो डर हमने क्रिएट किया है वो हमारी मानसिक स्थिति को इतना खराब कर रहा है कि ना चाहते हुए भी हम बीमार महसूस करते हैं, हमारी एनर्जी लेवल लो हो जाती है, हमें ये लगता है कि हम हेल्पलेस हैं। लेकिन अभी तो हम ठीक हैं, हम तो लड़ सकते हैं, फिर क्यों बार बार सोच सोच के खुद को जबरदस्ती बीमार समझ रहे हैं, बीमार होने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हम मन में उस दर्द को क्रिएट कर रहे हैं। एक कहानी सुनाती हूँ आपको कि एक क्रिमिनल था, एक आदमी था जिसने बहुत सारे क्राइम्स किए थे, अपराध किए थे, और उसको एक फांसी की सजा हो गई। तो जब उसको फांसी की सजा हो गई तो कुछ साइंटिस्ट ने एक रिसर्च करना था, तो वो उस अपराधी के पास गए और उसको बोला देखो तुमने मरना तो है ही, तुम्हें फांसी तो लगने ही वाली है, तो हम ये सोच रहे हैं कि फंदा लगाने की जगह क्यों ना तुम्हें हम सांप से कटवा दें, तुमने तो मरना ही है, तो हमारे को थोड़ा सांप का एक्सपेरिमेंट करना है, तो हम सांप से आपको कटवा देंगे। अपराधी ने पहले तो डर गया, फिर उसने मन में सोचा कि अभी मरना तो मुझे है ही, चलो कोई बात नहीं, सांप से ही सही, कोई बात नहीं, मरना तो है ही। वो मान गया, लेकिन डर उसके अंदर दिल में बैठा था, हे भगवान ये सांप मुझे काटेगा, कैसा महसूस होगा, दर्द होगा कि नहीं, तरह तरह की बातें उसके मन में चल रही थी। अब जब वो दिन आया जिस दिन उसको फांसी लगनी थी, तो जैसे पहले बात हो चुकी थी फांसी की जगह, वो सारे साइंटिस्ट आए, उसको आंखों में पट्टा बांध दिया गया और सांप नहीं, एक छोटी सी सुई उसको चुभो दी गई, एक छोटी सी सुई चुभोई गई, और 10 मिनट के अंदर उस इंसान ने दम तोड़। और बाद में जब उसको रिसर्च में देखा गया तो उन्होंने पाया कि डर की वजह से उस इंसान के शरीर में बिल्कुल वैसे ही जहर फैला जैसा कि सांप के जहर से होता है। कैन यू इमेजिन, हम जो सोचते हैं उसमें कितनी शक्ति होती है। डर वायरस से भी घातक होता है और विश्वास
वैक्सीनेशन का ही डोज है। तो आपको इस डर को अपने दिल से पहले हटाना है। आप सोचिए कि एक साफ पानी के ग्लास में अगर मैं एक बूंद इंक की डाल दूं तो सारा का सारा जो ग्लास का पानी है वो नीला हो जाएगा। बिल्कुल इसी तरीके से अगर एक नेगेटिव थॉट आप अपने ब्रेन में डाल देते हैं, तो जैसे ब्रेड बनती है, खमीर डालते हैं और ब्रेड मल्टीप्लाई होकर बड़ी सी हो जाती है, बिल्कुल एक थॉट उस खमीर की तरह दिमाग पे काम करता है और वो बढ़ता बढ़ता पूरे दिमाग को घेर लेगा। उसके बाद आपके शरीर को बीमार करना शुरू कर देगा, शरीर से बाहर निकल के आपके आसपास के लोगों को, आपकी इन्वायरमेंट को घेरना शुरू कर देगा। चारों तरफ मायूसी ही मायूसी छा जाएगी आपकी थॉट्स की वजह से। मैं पहली चीज तो ये कहूंगी कि हम लोग एक चीज करनी बंद करें, जिसको मैं कहती हूँ मास्क कर्मा। सारा दिन हम लोग ये वर्ड यूज करते हैं, कोरोना कोरोना कोरोना, कोविड 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 कोविड। बंद करें इस शब्द को इस्तेमाल करना। मास कर्मा क्रिएट कर रहे हैं, वो और ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है कोरोना, क्योंकि उसको हम खाना दे रहे हैं, स्ट्रॉन्ग करते चले जा रहे हैं। उसकी जगह आप दूसरा कोई शब्द यूज कर सकते हैं, वायरस हो गया या इस टाइप का शब्द यूज कर सकते हैं, बशर्ते कि कोरोना 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 यूज करके, क्योंकि वो और ज्यादा उसको मजबूत करता चला जा रहा है। जिस चीज पे जब हम छोटे होते थे ना, तो हमारे पास एक मैग्नीफाइंग ग्लास होता था जिसमें शब्द के ऊपर हम ऐसे रख के देखते थे तो बड़ा बड़ा शब्द नजर आता था। बात यही है, जिस चीज पे हम फोकस करेंगे वो बड़ी बड़ी और बड़ी नजर आएगी। तो हमको नेगेटिव की तरफ फोकस नहीं करना है कि कोरोना क्या कर रहा है, क्या हो रहा है, कैसा नहीं हो रहा। अगर कुछ बुरा हो रहा है दुनिया में तो कुछ अच्छा भी तो हो रहा होगा ना। हम क्यों यही देखते हैं कि इतने लोग मर गए, इतने बीमार हो गए, हम ये क्यों नहीं देखते कितने ठीक हो गए। हम क्यों अपना फोकस नेगेटिव की तरफ रख रहे हैं। हम क्यों नहीं अपने दिमाग को फोकस पॉजिटिव की तरफ लाके रखें कि इतने ठीक भी हो रहे हैं, इतने लोग जो हैं अभी सुरक्षित हैं अपने घरों में, आइसोलेशन के बाद ठीक हो गए हैं। तो हमें करना क्या है, हमें इस डर को अपने दिल से हटाना है। तो ये डर कभी तभी हटेगा जब हम अपनी सोच को थोड़ा सा डिफरेंट करेंगे, शब्दों को थोड़ा डिफरेंट करेंगे। तभी आप कभी पानी की बोतल लेके चलें, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा। अगर आप एक पानी की बोतल लेके दौड़ रहे हैं तो उस पानी की बोतल में पानी हिलेगा, पानी के हिलने से आवाज क्रिएट होगी, ये वो ये, लेकिन एक चीज और बड़ी स्ट्रांगली क्रिएटेड होती है, उसको बोलते हैं वाइब्रेशन। हमारे और वो वाइब्रेशन, इमेजिन करो इंसान के शरीर में 78% पानी है, तो क्या हमारे हिलने डुलने से वाइब्रेशंस नहीं बनती होंगी। अगर बोतल में वाइब्रेशन बन रही है हमारे हिलाने डुलाने से, तो शरीर में वाइब्रेशन बनती है हमारे थॉट्स से। थॉट्स क्या है, थॉट्स एक किस्म की एनर्जी है, एक किस्म की एनर्जी है। जैसे थॉट्स रखेंगे वैसे ही वाइब्रेशंस क्रिएट होंगी और वैसी ही चीजें ऑटोमेटिकली हमारी तरफ खिंचती चली आएंगी। अगर मैं एक नेगेटिव इंसान हूँ, नेगेटिव वाइब्रेशंस रखती हूँ, तो मेरी वाइब्रेशन से मैच करती हुई चीजें, लोग, सिचुएशन खुद ब खुद मेरे पास खिंचते चले आएंगे। और अगर मैं एक पॉजिटिव इंसान हूँ तो मैं पॉजिटिव चीजों को ही अपनी तरफ अट्रैक्ट करूंगी। खेल सारा किस चीज का है, खेल सारा है आपके विचार का, आपके थॉट्स का, आपके शब्दों का जो आप यूज करते हैं। एक एक्सपेरिमेंट जापान में एक साइंटिस्ट है डॉक्टर मोटो, उन्होंने क्या किया था, उन्होंने एक पानी का ग्लास लिया, उसको बोलते रहे आई लव यू आई लव यू आई लव यू, और एक पानी के ग्लास में जो पानी था उसको बोलते रहे आई हेट यू आई हेट यू आई हेट यू। और फिर उस पानी को फ्रीज कर दिया गया और फिर उस पानी को जब माइक्रोस्कोप के नीचे देखा गया तो जिस पानी को आई लव यू बोलते रहे उसमें बड़े सुंदर डिजाइन्स क्रिएट हुए थे, और जिस पानी को बोलते रहे आई हेट यू, वो बहुत छितरा हुआ, बहुत ही करूप किस्म का उसमें डिजाइन था, डरावना सा। तो सोचिए आपके शब्द, आपके विचार कैसी वाइब्रेशन क्रिएट करते हैं। ये पावर जो है, ये आप प्लीज विचारों को इतनी मत दीजिए। अगर आप अपने मन में देखें तो हर इंसान के शरीर में दो गीदड़ की तरह चीजें होती है, वुल्फ कहते हैं हम उसको, एक होता है पॉजिटिव, एक होता है नेगेटिव। तो सवाल उठता है कि उसमें से स्ट्रांग कौन रहेगा। स्ट्रांग तो वही बनेगा जिसे हम खाना देते रहेंगे। अगर मैं नेगेटिव को खाना देती रहूंगी, वो इतना स्ट्रांग हो जाएगा कि पॉजिटिव को भी खा लेगा और हमारा पूरा शरीर, पूरा थॉट, हम बिल्कुल नेगेटिव हो जाएंगे। और मैं पॉजिटिव 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 देती रहूंगी तो वो पॉजिटिव ही होगा। तो पहली चीज ये कि जैसे मैंने आपसे कहा
कि इंसान का जो दिमाग है, फॉल्स एविडेंस अपीयर्स रियल, जो भी मैं दिमाग को बोलूंगी वो उसको सच मान लेगा। तो बार बार अपने आप को पॉजिटिव रखने के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं, आप अपने मोबाइल पे, आप अपने दीवारों पे, आप कहीं पर भी पोस्टर्स लगाइए, एवरीथिंग इज फाइन। पिक्चर देखी थी ना 3 इडियट्स, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। बस आपको करना वही है कि अपने विचारों को ये कहना है कि ये ठीक हो जाएगा, मैं ठीक हो जाऊंगी, सब ठीक हो जाएगा। खुद को स्ट्रॉन्ग करते जाना है ताकि आपकी अपनी वाइब्रेशंस स्ट्रॉन्ग होती चली जाए। और ऑटोमेटिक, मैं कहती हूँ एंड्स, एंड्स यानी कि चींटियां, लेकिन ये वो वाली चींटी नहीं। इसका एंड का मतलब है ANT, ऑटोमेटिक नेगेटिव थॉट्स। ओहो क्या होगा, कल क्या होगा, पता नहीं परसों क्या होगा। आप आगे की सोचते चले जा रहे हैं, अरे आगे का किसी पता ही नहीं है। मैंने जिंदगी एक ही मंत्र पे चलती हूँ और वो मंत्र है, आई विल क्रॉस द ब्रिज व्हेन वी गेट टू इट। पीछे हम जा नहीं सकते, आगे का हमें पता नहीं है, तो फिर क्यों ना प्रेजेंट में रहें और खुद को सुधारें। क्योंकि आगे जो हम सोच रहे हैं होगा होगा, 80% चीजें सिर्फ हमारे दिमाग में हो रही होती हैं, वो एक्चुअली होती नहीं है। तो इस प्रेजेंट मोमेंट को खराब मत कीजिए। अनसर्टेनिटी अच्छी होती है, हमें नहीं पता कल क्या होगा, इसलिए उसके बारे में तो चिंता करनी छोड़ दीजिए। आप पंडित जी के पास जाते हैं, हाथ दिखाते हो, कहते हैं जी कल आपका एक्सीडेंट होने वाला है या आपका आने वाले दिनों में एक्सीडेंट होने वाला है। आप सब टाइम वही सोचते रहेंगे और होगा भी वही, आपका एक्सीडेंट होकर ही रहेगा, क्योंकि आप ही उसको अट्रैक्ट कर रहे हैं। इसीलिए जिस चीज का पता ही नहीं, अगर भगवान चाहता कि हमें कल का पता लगे तो कोई ना कोई तरीका भगवान ने जरूर बनाया होता। लेकिन भगवान जब चाहता ही नहीं कि हमें फ्यूचर का पता लगे, तो हम जबरदस्ती क्यों फ्यूचर के बारे में चिंता करते हैं। कहते हैं कि परिस्थिति बदलना अगर आपके मुमकिन ना हो, परिस्थिति बदलना अगर मुमकिन ना हो, तो मनोस्थिति बदल लीजिए, अपने मन के विचारों को बदल लीजिए। आसपास क्या चल रहा है हम उसको बदल नहीं सकते, लेकिन हमारे मन में क्या चल रहा है हम वो तो बदल ही सकते हैं ना। परिस्थिति बदलना अगर मुमकिन ना हो तो अपने मनोस्थिति को बदल लीजिए। आगे चलते हैं। अब आते हैं आज के ऊपर कि अब जो चल रहा है क्या होगा और हमें क्या करना है। मेंटल हेल्थ जो इस वक्त मैंने बताया अलग अलग लेवल्स पे लोगों को अफेक्ट कर रहा है। जो ठीक है वो भी परेशान है, जो आइसोलेशन में है वो भी परेशान है, जो हॉस्पिटल में है वो भी परेशान है, जो इससे ठीक होके आ गए वो भी परेशान है, और ऑफ कोर्स बहुत से लोग जिनके अपने गए हैं वो भी परेशान है। तो हम उल्टा चलते हैं, वहां से शुरू करते हैं जिन लोगों ने अपनों को खोया है, और फिर आएंगे उन लोगों के पास जो इस वक्त ठीक है। तो रिवर्स ऑर्डर में चलते हैं उन लोगों के लिए जिन्होंने अपने किसी परिजन को, दोस्त को खोया है। देखिए, जिसको चोट लगती है ना, दर्द सिर्फ उसको ही पता होता है। तो हम लोग और तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हम उनका साथ तो दे सकते हैं। तो जब कभी भी आपके आसपास या आपकी फैमिली में ऐसा कुछ हो, तो कोशिश ये कीजिए कि आप उनके साथ हों, ढांढस बंधाएं, अपना 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 उन्हें टाइम दीजिए, उनसे बात कीजिए। मैं एक चीज बहुत ज्यादा देख रही हूँ, मैं ये देख रही हूँ कि कई लोगों के साथ अगर ऐसा हो रहा है तो रिश्तेदार आके कहते हैं मैंने तुम्हें पहले ही कहा था ना, उसे बाहर मत जाने देना, तुमने जाने दिया, देखा अब क्या हुआ, देखा उसको भी ये हो गया, उसको भी। अरे ये वक्त नहीं है टॉन्ट करने का, पहले ही वो इतनी तकलीफ से गुजर रहे हैं। तो उनको इतना गिल्टी मत फील करवाइए कि तुम्हारी वजह से ऐसा हुआ, तुमने कुछ किया इसकी वजह से ऐसा हुआ। तो मेहरबानी करके किसी को गिल्टी मत कराइए, क्योंकि जानबूझ के कोई कोई चीज नहीं करता। और कई बार ऐसा होता है कि मजबूरी में इंसान को निकलना ही पड़ता है रोटी की खातिर। और कहीं से, जैसे मैंने कहा कि ये जो शत्रु है दिखता ही नहीं कहाँ से आया है, इतनी प्रिकॉशन लेने के बाद भी कई बार आप पे अटैक कर देता है। तो मेहरबानी करके लोगों को टॉन्ट मत कीजिए, उनका साथ दीजिए। मैं कहीं न्यूज में भी पढ़ रही थी कि एक एम्बुलेंस ड्राइवर था जिसने सुसाइड कर लिया इस वजह से, क्योंकि वो जब डेड बॉडीज को लेके जाता था उसको खुद को कोरोना हो गया और उसकी वजह से उसके घर में कोरोना हो गया। और ये सुन सुन के कि तुम्हारी वजह से तुम्हारी फैमिली को हुआ है, उसने सुसाइड कर लिया। तो आप दूसरे की मेंटल सिचुएशन को और गहरा बनाते चले जा रहे हैं। तो इसीलिए जिन्होंने अपने परिजनों को खोया है उनका साथ दीजिए, इस वक्त में उनके साथ खड़े लीजिए। ये वक्त इस टाइप की बातें करने का नहीं है, उनके दुख को और ज्यादा मत बढ़ाइए। अब आते हैं उनके पास जो कि अब ठीक होके घर आ चुके हैं।
वो भी एक लड़ाई लड़ रहे हैं, क्योंकि वापस आने के बाद भी आप देखेंगे बहुत से पेशेंट्स जो थे वो ये रिपोर्ट करते हैं कि उन्हें नींद नहीं आती, रात को उन्हें नाइटमेयर्स होते हैं, मूड स्विंग्स बहुत होते हैं, कभी हंस रहे हैं कभी रो रहे हैं, और वो सोते हैं तो उनके कानों में मशीनों की आवाजें गूंजती हैं, पीपी किट में चले हुए लोग दिखाई देते हैं, वो उन्होंने वार्ड के अंदर जो भी ट्रॉमा देखा होगा वो सब उनको सपने में दिखाई देता है, और बार बार ये डर लगा रहता है कि हाय मैं निकल तो आया हूँ, दोबारा तो नहीं हो जाएगा। तो वो अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं दिमाग में और बहुत परेशान हैं कि क्या करें। और ऐसे में अगर आप उन लोगों में से हैं जो इस लड़ाई से लड़ रहे हैं कि आपको अभी तक कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे हैं, ठीक होने के बावजूद भी आपकी मानसिक स्थिति अभी भी बहुत लो उसमें चल रही है, तो कोशिश ये कीजिए कि बात करें, परिवार वाले भी देखें कि अगर ऐसी सिचुएशन दिख रही है तो उस इंसान से बात करें। कई बार बहुत सी चीजें उनके दिल में होती हैं, लेकिन वो आपको हर्ट ना करना चाहें, आपको परेशान नहीं करना चाहते, इसीलिए अपने दिल की बात आपको खोल के बता नहीं पाते हैं। इसीलिए कोई भी ऐसा इंसान जो ठीक होके आ गया है लेकिन अभी भी मेंटली अपने आप को फिट नहीं पा रहा है, परेशानी से गुजर रहा है, तो परिवार का ये एक ड्यूटी बनती है कि उनके साथ बातचीत करें, उनको खोलें, प्रोब करें कि उनके दिल में क्या है, जानने की कोशिश करें। और अगर वो चीज उनसे संभाली नहीं जा रही है, उनको पैल्पिटेशन हो रही है, बार बार जीना नहीं चाहता हूँ, मैं मरना चाहता हूँ, इस टाइप के ख्याल आ रहे हैं, तो देन दे नीड मेडिकल हेल्प। कई बार डॉक्टर ने तो कह दिया कि आपको ये वायरस खत्म हो गया आपके शरीर से, लेकिन डॉक्टर तो आपको फिजिकली देखा है ना, डॉक्टर आपकी मेंटल सिचुएशन तो नहीं देख रहा है। तो आपकी मेंटल सिचुएशन देखने के लिए दूसरे टाइप के डॉक्टर होते हैं, साइकोलॉजिस्ट होते हैं और साइकेट्रिस्ट होते हैं, जो कि आपकी दिमाग की हालत को समझ पाते हैं कि आपके दिमाग में जो दर्द हो रहा है, क्या वो मोच से हो रहा है या फ्रैक्चर हो गया है आपके आपके थॉट्स का। अब कई लोग कंफ्यूजन में होते हैं कि साइकोलॉजिस्ट कौन होता है और साइकेट्रिस्ट कौन होता है। तो साइकोलॉजिस्ट वो होता है जिसके साथ आप खुल के बात कर सकें, जो भी आपके दिल में होता है आप बोलते चले जाते हैं और वो अपने तरीके से आपसे बातें निकलवाता चला जाता है, और इसको हम बोलते हैं साइकोथेरेपी। और दूसरा होता है साइकेट्रिस्ट, जो ये पाता है कि आपके दिमाग में जो भी चीजें चल रही हैं उसकी वजह से कुछ इनबैलेंस हो गया है, आपके केमिकल इनबैलेंस हो गया है, तो आपको दवाइयां देते हैं और आपको दवाइयों से ठीक करने की कोशिश करते हैं। हाँ, वो भी आपकी बातें सुनते हैं लेकिन वो दवाइयां आपको देते हैं। साइकोलॉजिस्ट दवाई की जगह बातों से आपको ठीक करने की कोशिश करता है। तो आप जिस भी सिचुएशन में हैं, आप कोशिश कीजिए कि आप मेडिकल हेल्प लें, और आसपास जो आपकी फैमिली है उनसे खुल के बात करें, खुल के बात करें, अपने अंदर ना रखें। और अगर आप अकेले हैं और कोई बात करने के लिए नहीं है, तो पहली चीज तो अपने आप को ब्लेम करना बंद कीजिए कि आपको ये हुआ क्यों। ये नए जमाने का जो दौर है, हम नई चीजें सीख रहे हैं और ये डिजिटल चीजें भी अब हमारे लिए नई हो गई हैं। पूरा का पूरा दुनिया श्रिंक होके एक छोटे से मोबाइल में आ गया है हमारे हाथों के अंदर। तो प्रॉब्लम्स आती हैं, डिजिटल प्रॉब्लम्स आती हैं, और आधा घंटा पूरा हो चुका था तो इसकी वजह से हमको काट के दोबारा आना पड़ा, बट ठीक है, कोई बात नहीं, जंग जारी रहेगी। तो वापस आती हूँ, मैं ये बात कर रही थी, हम उन लोगों की, हमने पहले बात करी उन लोगों की जिन्होंने अपनों को खोया है, उस लेयर की बात करी थी। अब हम आ रहे हैं जो लोग अभी रिकवर कर रहे हैं, जिसमें मैंने आपको बताया कि जो लोग रिकवर कर रहे हैं, कई बार वो खुद बहुत परेशान है क्योंकि वो अभी तक उस ट्रॉमा से निकल नहीं पा रहे हैं। बार बार वो पुरानी यादें उनको आती हैं, उनका वो डर बार बार आ जाता है कि दोबारा तो नहीं हो जाएगा, इस बार तो मैं बच गया हूँ, दोबारा तो नहीं हो जाएगा, मैं कैसे बच गया हूँ, वो मेरे साथ वाले बेड के साथ ये हुआ था। तो तरह तरह की ट्रॉमास उनके दिमाग में चली रहती हैं, और मैंने आपसे कहा था कि ऐसे में आप उनके साथ बात कीजिए। वो कई बार नहीं खुल पाएंगे आपके सामने, क्योंकि उन्हें ये लगेगा कि अगर मैं ये बातें, ये जो डर की बातें हैं, इनको खोल के बोलूंगा तो सामने वाला कहीं हर्ट ना फील करे। तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि एज फैमिली मेंबर आप उनको उकसाएं, उनको प्रोब करें कि वो अपने दिल को खोल के आपके साथ बात करें, और बहुत हद तक आप उनकी इस हिसाब से मदद कर पाएंगे। लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि उनकी मदद नहीं हो पा रही है, तो फिर उनको एक मेडिकल हेल्प की जरूरत रहेगी। कि अगर ऐसी चीज है कि बाकी सब ठीक है, सिर्फ वो बार बार विचार आ रहे हैं, तो एक साइकोलॉजिस्ट के पास जाइए। लेकिन उसके साथ साथ कुछ ऐसे सिम्टम्स भी शरीर में दिख रहे हैं, तो फिर आप एक साइकेट्रिस्ट के पास जाइए।
आप सलाह लेके उनसे उस हिसाब से दवाइयां ले सकते हैं, या बातचीत करके अपने दिल को खोल के उनके सामने खुद को शांत कर सकते हैं। और अगर आप बिल्कुल अकेले हैं, आपके साथ बात करने के लिए कोई नहीं है, आप घर से दूर हैं, तो लिखिए, अपने विचारों को लिखिए, लेकिन दिल में मत रखिए, क्योंकि जब आप इनको दिल में रखते चले जाएंगे तो ये एक्सप्लोड होके किसी न किसी रूप में आपके शरीर से बाहर निकलेगा, और फिर आपको ब्लड प्रेशर हाई हो गया, स्ट्रेस की प्रॉब्लम्स हो गई, दुनिया भर की और एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स चली रहती हैं। आधी बातें, मैं आपको सच्चाई बता रही हूँ, आधी बातें सिर्फ बोलने से ही कम हो जाती हैं, और आधी बातें लोगों की आपके सुनने से कम हो जाती है। जब आप मेरे पास स्टूडेंट्स आते हैं, अपनी बात कभी बोलते हैं, तो मैं सिर्फ हाँ हूँ करती हूँ और उनको सिर्फ बोलने देती हूँ, और वो बोलते चले जाते हैं, और बोलने के बाद कहते हैं मैम मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, आई एम फीलिंग सो हैप्पी, आई एम फीलिंग सो रिलीव्ड। मैंने क्या किया? मैंने तो सिर्फ सुना ही ना। तो सिर्फ सुनने से ही कई बार जो है आप लोगों के दिलों को बहुत हद तक शांत कर सकते हैं, उनके दिल को कम कर सकते हैं। और जैसे मैंने कहा कि आप अगर लिख नहीं पाते हैं, अकेले हैं, तो उसे लिख लीजिए। एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ये फैमिली बॉन्डिंग इस वक्त बना के रखिए, उनके साथ रहिए, ताकि वो इस बुरे दौर से निकल सके। अब आते हैं तीसरे लेयर पे, जो आइसोलेशन में है। अब आइसोलेशन भी क्या है? इंसान जो है ना, वो आइसोलेशन से बहुत डरता है। पुराने पुराने जमाने में जब कभी किसी अपराधी को सजा दी जाती थी, तो काले पानी भेज दिया जाता था कि अकेला जाके रहेगा, कोई बात करने वाला नहीं होगा, तो वो उसकी सजा होती थी। लेकिन अब ये तो जबरदस्ती की हमें सजा मिल गई कि भाई हमको ये जो शत्रु है उसने अटैक कर दिया, लेकिन अब हमको अपने बाकी लोगों को बचाने के लिए, घर के बाकी, क्योंकि आप जानते हैं पूरे परिवार इन्वॉल्व हो जाता है, तो आप भी तो एक सैनिक हुए ना। अगर आप बचा रहे हैं अपने घर को, तो इस सैनिक की तरह रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए कि मैं एक सैनिक हूँ और मैंने अपने परिवार को बचाना है। तो आइसोलेशन में जाके बुरा मत मानिए, कुछ ही दिन की तो बात है, कुछ ही दिन के बाद आप वापस परिवार के साथ होंगे। इसीलिए आइसोलेशन में भी जब आप जाएं, तो अपने आप को एक वॉरियर समझे कि मैं अपने फैमिली को प्रोटेक्ट कर रहा हूँ। और आइसोलेशन में जाने का मतलब ये तो होता नहीं है कि आप लोगों से नहीं मिल सकते। ये वाले मिलने की बात नहीं कर रही हूँ, डिजिटली आप फोन उठाइए, आप कॉल कीजिए, आप वीडियो कॉल कीजिए। वीडियो कॉल या टेलीफोन से संक्रमण नहीं फैलता। आप उनसे बात कीजिए, आप उनको बताइए, सलाह लीजिए, और हो सके तो ये वक्त यूज कीजिए अपने को अपग्रेड करने का। कोई कोई ऑनलाइन क्लास ज्वाइन कर लीजिए, म्यूजिक सुनिए, पेंटिंग करिए, कोई हॉबी बना दीजिए, कुछ ना कुछ ऐसा करिए कि आपका माइंड इन्वॉल्व रहे। और जैसे मैंने कहा कि थोड़े से ही दिन की बात है, और जब आप ठीक होके दूसरी तरफ आएंगे, तो अपने आप को शाबाशी देंगे कि ये 7-8 दिन मैंने नेगेटिवली नहीं गुजारे, मैंने उनको कंस्ट्रक्टिवली गुजारा, कुछ नया सीख के अपने स्किल्स को ऊपर करके ही बाहर आया हूँ। और बहुत सी, आप अगर देखेंगे यूट्यूब पे कितने सारे मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, कितनी सारे ऐसी चीजें हैं जो आपको मेंटली अपलिफ्ट कर सकते हैं। म्यूजिक है जो आपको अपलिफ्ट कर सकता है, उसे सुनिए और खुद को इन दिनों में संभाल के रखिए आइसोलेशन में, क्योंकि परिवार आप पे नजर रखे हुए हैं और आप भी परिवार पे नजर रखे हुए हैं, परिवार से दूर तो है नहीं। तो आइसोलेशन में जाने पर इतने डिप्रेस मत होइए कि आप परेशान हो जाएंगे, आप परिवार के साथ ही हैं। अब आती है बात उन लोगों की जो ठीक हैं या ठीक हो चुके हैं। तो इस वक्त जो है मेजॉरिटी लोग, हम ठीक, मैं फिर पॉजिटिव पे ध्यान दूंगी, मेजॉरिटी लोग, इतनी बड़ी जनसंख्या है हमारे हिंदुस्तान की, मानते हैं कुछ लोगों को तकलीफ हुई है, लेकिन मेजॉरिटी लोग अभी भी ठीक हैं, मेजॉरिटी लोग अभी भी ठीक होके आ चुके हैं। तो वो लोग अपने को पॉजिटिव, अपने मन को कैसे कंट्रोल में करें? पहली चीज तो ये, मुझे याद है हम लोग जब बचपन में सोते थे, तो हम लोग सोचते थे कि चांदनी रात, चांद के रोशनी के नीचे सोए ताकि अच्छी पॉजिटिविटी मिले। आजकल हम कहाँ सोते हैं? जहां पर भी चार्जिंग का प्लग होए वहां सोए। भाई ऐसा है कि मेरा फोन चार्ज होना चाहिए। सुबह उठते ही पहले हम भगवान जी देखते थे हाथों में, आजकल पहली चीज क्या करते हैं? फोन उठाया और पहली चीज हम व्हाट्सएप देखते हैं। और खुदा ना खास्ता पहली चीज ऐसी चीज पे नजर पड़ गई जो बहुत ही दर्द वाली है, आपका सारा दिन नेगेटिविटी में गुजरेगा। इसलिए मेहरबानी करके पहली चीज, सुबह उठते ही व्हाट्सएप मत देखिए। सुबह उठते ही भगवान का नाम लीजिए, अपने बिस्तरे से उठिए, खिड़कियां खोलिए, साफ हवा को अंदर आने दीजिए, कर्टन्स खोलिए, क्योंकि अगर आप खिड़कियां नहीं खोलते हैं, कर्टन्स नहीं खोलते हैं,
तो आपका दिमाग यही मान के चलता है कि अभी रात है, और आपका शरीर भी यही मान के चलेगा रात है, और आपकी बॉडी सुस्ताई रहेगी पूरे के पूरे दिन। तो अलर्ट मोड में आ जाइए सीधा, और मेहरबानी करके जैसे मैंने कहा आप अपने व्हाट्सएप से इस वक्त थोड़ा दूर रहिए। अगर आप न्यूज देख रहे हैं तो एक कोई ऐसा चैनल जिस पे आपको भरोसा है उसे ही देखिए। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि न्यूज चैनल जो दिखा रहे हैं वो गलत दिखा रहे हैं, वो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, हमको सच्चाई दिखा रहे हैं। लेकिन कई बार वो जो हम देख रहे होते हैं, ये जो प्रेजेंटेशन के तरीके होते हैं, कई बार हमको बहुत परेशान करते हैं। इसीलिए वही न्यूज देखिए जो रिलायबल सोर्सेज से आपको मिलती है, और वो भी टाइम बांध लीजिए कि दिन में 1 बार या 2 बार मैं सिर्फ चेक करूंगा कि दुनिया में क्या हो रहा है, हिंदुस्तान में क्या हो रहा है। रिलायबल न्यूज को देखिए और लिमिटेड टाइम के लिए देखिए, और फिर उसको ऑफ कर दीजिए। सो इसको हम बोलते हैं डिजिटल डिटॉक्स लेना भी बहुत जरूरी है आपके लिए। और मेहरबानी करके फिर से कहूंगी, अगर न्यूज देख रहे हैं तो सोने से पहले मत देखिए, क्योंकि आजकल न्यूज में ज्यादा क्या दिख रहा है, नेगेटिव नेगेटिव दिख रहा है। अब आप सोएंगे तो ये आप अपने साथ सबकॉन्शियस माइंड में लेके चले जाएंगे, और ये आपके दिमाग में चलता रहेगा, सपनों के रूप में आपको दिखाई देता रहेगा, और ये कहीं ना कहीं आपके पर्सनालिटी का हिस्सा बन जाएगा। डरना, वही डर आपके दिमाग में छा जाएगा, जबकि वो है नहीं, आपने खुद क्रिएट किया है न्यूज देखकर या आर्टिकल ऐसा पढ़ के। तो रात के वक्त सोने से पहले खास करके कुछ खास चीजें करनी होंगी जो मैं अभी आपको बताती हूँ क्या करना है। दूसरा, आजकल आप देखते हैं, मैं खुद इसको भुगत चुकी हूँ, फॉरवर्ड्स जो हम कर रहे हैं बिना सोचे समझे, बस फॉरवर्ड कर दिया, यहाँ पे वेंटिलेटर मिल रहा है, यहाँ ऑक्सीजन मिल रहा है, यहाँ दवाई मिल रही, फॉरवर्ड 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 फॉरवर्ड। अब जिसको जरूरत है, सोचिए उस इंसान की, वो नंबर घुमाता रहता है, कोई नंबर उठा नहीं रहा, कोई कहता है हमारे पास है नहीं, कोई कुछ कोई कुछ कोई कुछ। मेरे एक फ्रेंड को बेड की जरूरत थी, मुझे किसी ने फॉरवर्ड किया, यहाँ पे बेड मिल रहा है, मेरे पास ये फॉरवर्ड आया था। जब मैंने अपनी फ्रेंड को दिया और उसने कॉल किया तो पता लगा कि वो दिल्ली का नहीं, पटना का नंबर था। अरे आप वेरीफाई तो कर लो कुछ फॉरवर्ड करने से पहले। इसीलिए वही चीजें फॉरवर्ड करो जो आपने खुद देखी है, महसूस की है, या जिनका आपको पता है कि सच है। जबरदस्ती उल्टी सीधी चीजें जो आपके पास आ रही हैं, और ये वक्त मैंने कहा ना, कुछ लोग कंस्ट्रक्टिवली इसको यूज कर रहे हैं, कुछ लोग नेगेटिवली यूज कर रहे हैं। जो नेगेटिवली यूज कर रहे हैं वो जाने क्या क्या बना के आप तक पहुंचा देते हैं, और हम भी उसको देख के आगे पहुंचा देते हैं, और ये चेन चली रहती है। मैंने कहीं बड़ी अच्छी कहावत पढ़ी थी, कर्मा, कर्मा इज गेटिंग द सेम व्हाट्सएप बैक टू यू व्हाट यू हैड सेंट। तो वही घूम घूम के आपके पास आता रहता है, आता रहता है, और आप फॉरवर्ड करते चले जाते हैं। क्या फायदा? दूसरा इंसान जिसको वाकई जरूरत है वो फोन ही घुमाता रह जाएगा। तो इसीलिए वही चीजें फॉरवर्ड किए, क्योंकि इतनी नेगेटिविटी है चारों तरफ, हम नहीं चाहेंगे कि लोग नेगेटिव रहें। फॉरवर्ड चीजें ऐसी करें जिसमें कुछ पॉजिटिव हो, कोई स्माइल किसी के चेहरे पे आ जाए, कुछ ऐसी चीजें ही फॉरवर्ड करें। दूसरा, डिजिटल डिटॉक्स। मैंने आपसे कहा, आप चाहे फेसबुक देखें, आप चाहे कोई भी डिजिटल मीडिया देखें, आपके पास ऐसी बहुत सी न्यूज देखने को मिलेगी जो आपको परेशान करेगी। आपके परिजनों की कोई न्यूज होगी, आपके फ्रेंड्स की कोई न्यूज होगी, आपको परेशान करेगी। हाँ, जो लोग आपके करीबी हैं वो आपको इन्फॉर्म करेंगे, यू डोंट हैव टू गो टू फेसबुक टू सी देम। जो आपके करीबी हैं वो आपसे डायरेक्टली इन टच रहेंगे। इसीलिए कोशिश ये कीजिए कि आप बार बार डिजिटल मीडिया पे जाके इन आंकड़ों को मत देखिए कि क्या हो रहा है। और फिर भी अपने को संभाल नहीं पा रहे तो बड़ी अच्छी तरकीब बताती हूँ। एक रबर बैंड ले लीजिए, बहुत टाइट नहीं होना चाहिए, ढीला रबर बैंड, उसको यहाँ लगा लीजिए। जैसे ही मन में नेगेटिव थॉट आए, आपने बड़ा ऑनेस्ट रहना है अपने आप को इसमें एक्सरसाइज में। जैसे ही नेगेटिव थॉट आए, आपने उस रबर बैंड को जोर से खींच के ऐसे लगाना है अपने आप को। अब दर्द होगा, दो चीजें होंगी, एक तो आपने पनिश किया खुद को नेगेटिव सोचने के लिए, और दूसरा जैसे ही ये होगा आपने उल्टा सोचना है। कुछ नेगेटिव सोच रहे थे, आपने उल्टा सोचना है। मैं गारंटी देती हूँ 5 बार आपने रबर बैंड खींच लिया और आपको दर्द हो गया ना, तो छठी बार आप उसको खींचना नहीं चाहोगे, क्योंकि आपको पता है कि कितना दर्द होता है। तो आप छठवीं बार उसको खींचोगे नहीं कि भाई मेरे को दर्द होता है और मैंने इसको नहीं खींचना है, और ऑटोमेटिकली आप पॉजिटिव सोचना शुरू कर देंगे कि भाई पॉजिटिव ही सोचना है, तो मैं ऐसे ही क्यों ना सोच लूं। तो रबर बैंड की ये जो आपकी एक्सरसाइज है, आप ये कर सकते हैं। और अपने माइंड को ना बिजी रखना है, बहुत जरूरी है। कहते हैं आइडियल माइंड, आइडल मीन्स खाली, आइडल माइंड इज अ डेविल्स वर्कशॉप। यानी कि अगर आपका दिमाग खाली है ना, तो कुछ ना कुछ कचरा उसमें भरता ही चला जाएगा।
इसीलिए अपने माइंड को खाली रखिए। बड़ी अच्छी सी कहानी मुझे याद आई कि एक साधु ने एक आदमी को एक चिराग, अलादीन का चिराग दिया, और उसको कहा कि मैं तुमसे बहुत खुश हूँ, जब भी तुम इस चिराग को ऐसे रगड़ोगे तो इसमें से एक जिन निकलेगा और जो भी आप उसको बोलोगे वो कर देगा। तो वो बहुत खुश हुआ, लेकिन साधु ने उसको जाते जाते आवाज लगा के कहा कि देखो, एक बात का ध्यान रखना, ये जिन को हमेशा काम करते रहना है, अगर ये खाली हो जाएगा ना तो तुम्हें खा जाएगा, इसलिए इसको काम देते रहना। अब इस बंदे ने सोचा, यार इतने काम है दुनिया में, जिनको तो मैं कोई भी काम देता रहूंगा, तो बिजी रखूंगा, पूरी उम्र उसको बिजी रखूंगा। अब वो घर आया, उसने उसको रगड़ा, जिन आया, जिनको बोला मेरा घर बना दे, ये कर दे, वो कर दे, जिन भी फटाफट 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 सारे काम करता गया। अब सारे काम फटाफट होते चले जा रहे हैं, अब जिनके पास उसको देने के लिए कोई काम ही नहीं है, मैं क्या दूं। अब जिन खाली हो गया, वो उसके पीछे दौड़ा उसको खाने के लिए। अब आगे आगे आदमी, पीछे पीछे जिन भाग रहा है, भाग रहा है, भाग रहा है, भागते भागते दोस्त के पास पहुंचा, मुझे बचा ले, मुझे बता ले, जिन मुझे खा जाएगा, इस पास कोई काम नहीं है। दोस्त ने कहा रुक, मैं उसको देता हूँ काम। और उसके दोस्त ने जिनको क्या बोला, भाई एक काम कर, वो जो आंगन है ना उसमें खंबा गाड़ दे और उसके ऊपर चढ़ नीचे उतर, चढ़ नीचे उतर, चढ़ नीचे उतर, जब तक मैं नहीं बोलता हूँ तब तक चढ़ता उतरता रहना। जिनने खंबा गाड़ा, चढ़ता रहा उतरता रहा, बिजी हो गया। तो वो उसको फिर अब उसने खाना छोड़ दिया, काम जो भी बोलता था करने के बाद फिर खंबे पे चढ़ा दिया जाता था, ऊपर नीचे ऊपर नीचे। तो इस कहानी से शिक्षा क्या मिलती है कि हमारा दिल जो है उस जिन की तरह है, अगर इसे हम काम नहीं देंगे तो हमें ही खाने के लिए दौड़ेगा। इसीलिए उसको बिजी रखें। कैसे बिजी रखेंगे? या तो कोई काम में अपने को बिजी कर लो, गार्डनिंग कर लो, म्यूजिक सुन लो, डांस कर लो, कुछ ऐसा करो जो कि आप अपने माइंड को बिजी कर सको। परिवार के साथ टाइम स्पेंड करो, बड़ा अच्छा मौका है। जब आप काम करते हैं तो आपको उतना वक्त नहीं मिलता परिवार के साथ। बड़ी अच्छी कहावत है कि वक्त का खास होना उतना जरूरी नहीं है, लेकिन जरूरी लोगों के साथ वक्त बिताना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आप परिवार के साथ टाइम बिताइए और कंस्ट्रक्टिवली अपना टाइम बिताइए। और परिवार के साथ आप क्या कर सकते हैं? आप पुराने एल्बम्स निकाल के देखिए, फोटो एल्बम्स निकाल के देखिए, आप इंताक्षरी खेलिए, आप कोई कोई गेम खेलिए उनके साथ, लेकिन अपने दिल को, अपने दिमाग को बिजी रखिए। और ये फेथ रखिए कि वक्त कभी रुकता नहीं है, कि जिंदगी जो है वो एक पहिए की तरह है। हाँ, आएगा जाएगा, दुख है तो सुख भी आएगा, फिर दुख भी आएगा, सुख भी आएगा तो दुख भी आएगा। तो फेथ रखिए कि ये वक्त भी गुजर जाएगा, रात जितनी अंधियारी होती है सुबह होने को ही होती है। सो फेथ रखिए। और बड़ी चीज ग्रैटिट्यूड रखिए। भगवान, आप मेरे हाथ पैर चल रहे हैं, मेरे सर पे छत है, मुझे खाना है प्लेट पे मिला हुआ। कितने लोग हैं जो सफर कर रहे हैं। एक औरत थी जो बार बार भगवान को कहती थी, भगवान जी मेरे पास ये नहीं, मैं वो नहीं, ये नहीं, भगवान सारे दुख तूने मुझे ही दे दिए, भगवान सारे दुख तूने मुझे ही दे दिए। भगवान भी तंग आ गए। एक दिन भगवान प्रकट हो गए, बोले एक काम कर, तेरे को लगता है ना मैंने तुझे सारे दुख दिए हैं? बोले हाँ। तू चल मेरे गोदाम में, जो भी तेरे को गठरी हल्की लगे वो अपनी सर पे रख लेना। तो उसने वो भारी चीज गठरी लेके गोडाउन में गई, नीचे रखी, ये गठरी भारी है, ये भारी, ये भारी, एक फाइनली गठरी हल्की सी लगी, उसको सर पे रखी, बोली भगवान ये गठरी बहुत हल्की है, थैंक यू, आपने मेरे दुखों को कितना कम कर दिया। भगवान जोर से हंसे और हंस के बोले बेवकूफ, ये अपनी ही गठरी अपने सर पे वापस रखी है तुमने। कहने का मतलब ये क्या है? दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है। अरे अपने आसपास देखिए, लोगों को कितनी परेशानियां हैं। खुश नसीब है हम कि आप घर में बैठे हैं, सुरक्षित बैठे हैं, ठीक होके आ चुके हैं। सो ग्रैटिट्यूड की भावना रखिए और अपने को काम करने की कोशिश करते रहें। और अपने लिए काम करने के लिए 5-10 मिनट शांति से बैठना बहुत जरूरी है। शांति से बैठिए, कहीं पर भी अपने को टाइम दीजिए। और इससे भी मुझे एक कहानी याद आई, बड़ी सुंदर। पता नहीं मेरे पास टाइम है कि नहीं, पर फिर भी ये कहानी जरूर बताना चाहूंगी कि एक गांव में एक मोची था। दूर दूर के गांव में मोची नहीं था, एक ही मोची था। सो आसपास के सारे गांव के लोग इस मोची के पास जूते बनवाने आते थे और वो बहुत, उसको मजा आता था, बड़े सुंदर जूते बनाता था और बड़ा मशहूर था वो। अब एक दिन क्या हुआ कि जब वो चल रहा था तो उसका जो जूता था वो नीचे से फट गया था, पुराना हो चुका था। घर वालों ने बोला उसको जूते बदल ले, मटरू नाम था उसका, मटरू जूते बदल ले, मटरू जूते बदल ले। हाँ हाँ बदल लूंगा, बदल लूंगा, बदल लूंगा। लेकिन काम में इतना बिजी, बदला ही नहीं। एक दिन चलते चलते वो जो फट गया था जूता, वहां से कील लग गई अंदर। अब कील लग गई, जख्म हो गया। सब कहते रहे मटरू अपना ये जख्म को ठीक कर ले, इसको पट्टी कर ले। हाँ कर लूंगा, कर लूंगा, कर लूंगा, उसने ध्यान नहीं दिया। अब वो जख्म बढ़ता 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 पूरी टांग में फैल गया और एक दिन वो टांग भी काटनी पड़ गई। टांग कट गई तो मटरू का काम भी बंद हो गया, उसने जूते सिलना जो था वो बंद कर दिया।
मटरू तो परेशान हुआ ही हुआ, साथ में आसपास के जितने भी गांव के लोग थे, अब कोई मोची भी नहीं था तो सारे के सारे परेशान हो गए। तो आप भी अपने घर के मटरू हैं। अगर आप अपना ख्याल नहीं रखेंगे तो आपकी वजह से पूरे परिवार में प्रॉब्लम आएगी। पूरा आप एक पेड़ हैं, एक जड़ हैं। सो अपना टाइम दीजिए। कहने को तो आप परिवार का एक इंसान है, लेकिन पूरे परिवार के लिए आप दुनिया हो सकते हैं। सो अपना ख्याल रखिए, कुछ खुद के लिए टाइम निकालिए। और जैसे मैंने कहा, रोज अपना रूटीन बना के रखिए, इस टाइम उठना है, इस टाइम सोना है, इस टाइम खाना है, उसको चेंज मत कीजिए, क्योंकि वो भी आपको, आपके शरीर को परेशानी दे सकता है। सुबह उठिए, तैयार होइए, रूटीन को फॉलो कीजिए, खाना अच्छे से खाइए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छी डाइट खाइए, घर का खाना खाइए, नया नया कुछ ट्राई कीजिए, और एक्सरसाइज जरूर कीजिए। मैं जानती हूँ बाहर जाना मुश्किल है, अपनी छत पे टहल लीजिए, सीढ़ियां नीचे ऊपर चढ़ लीजिए, योगा कर लीजिए, कुछ तो कीजिए कि एक्सरसाइज कीजिए, क्योंकि एक्सरसाइज करने से हमारे शरीर में हैप्पीनेस हार्मोन्स रिलीज होते हैं, जो हमें डिप्रेशन में जाने नहीं देते। सो आप एक्सरसाइज कीजिए, और बच्चों को खास करके इस वक्त में इन्वॉल्व रखिए, क्योंकि आप तो फिर भी एडल्ट हैं, खुद को संभाल लेंगे, लेकिन बच्चे जब ऐसी चीजें देखते हैं तो वो खुद को संभाल नहीं पाते हैं, और वो जो स्कार्स, वो जो जख्म उनके दिमाग में रह जाएंगे, वो शायद जिंदगी भर हटा नहीं पाएंगे आप। इसलिए बच्चों को इन्वॉल्व कर लीजिए, उनको कोई ऑनलाइन कोर्स में इन्वॉल्व कर दीजिए, कोडिंग करवा दीजिए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आपसे कहना चाह रही थी कि रात को न्यूज नहीं देखनी, तो रात को करना क्या है, रात को बच्चों के साथ बैठिए और एक लिस्ट बनाइए कि तुम बड़े होकर क्या बनना चाहते हो। अच्छा, 10 साल बाद तुम कहाँ होंगे, मैं ये करना चाहता हूँ, मैं जो भी आप चाहते हैं जिंदगी से, जो भी आपके गोल्स हैं, उनको लिख लीजिए। गोल्स जब अंदर से बाहर निकल आते हैं, बातें जो हम चाहते हैं, हमारी चाहतें जब अंदर से बाहर आ जाती हैं, यूनिवर्स उसको देख लेता है, हम बोल देते हैं, तो वो कहीं ना कहीं मटीरियलाइज होनी शुरू हो जाती है। फिर उसको रिकॉर्ड कीजिए। अच्छा बिट्टू, तुम बताओ, तुम जिंदगी से क्या चाहते हो। अच्छा टीना, तुम बताओ, तुम जिंदगी से क्या चाहते हो। एक छोटा सा वीडियो बनाए, और सोने से पहले उस वीडियो को चला के बच्चों को दिखाएं, और बच्चों को बोले रोज सोने से पहले तुमने वीडियो जरूर देखना है, ताकि जब वो सोएं तो उस अनकॉन्शियस माइंड में वो चाहते हैं, वो ब्राइट फ्यूचर, वो हैप्पीनेस, जॉय, वेल्थ, ये सारी की सारी चीजें उनके साथ जाएं। और मन जो है अनकॉन्शियस भी, जो आपका जिनी है, वो कहीं ना कहीं काम सब कॉन्शियस स्टेट में भी करता रहे। जैसे मैंने आपसे कहा कि दो हमारे अंदर वूल्व्स हैं, एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव, किसको खाना खिला रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो डाइवर्ट योर माइंड। अगर फिर भी डर है, ठीक है, तैयारी बहुत जरूरी है, हमने भी की है। हर इंसान को मालूम है कि जन्म और मरण सबका होता है, एक दिन हमें भी जाना है। खुदा ना खास्ता कभी ऐसा हो भी जाए, तो तैयारी कीजिए, एक लिस्ट बना लीजिए कि हाँ, यहाँ यहाँ दवाइयाँ मिलती हैं, ये हॉस्पिटल मेरे घर के पास हैं, ये लोग हैं जिनको हमें कॉल करना चाहिए। ये एक लिस्ट बना के रख लीजिए, ताकि आप निश्चिंत हो जाएं कि अगर कुछ भी होगा तो एक मेरा प्लान बना हुआ है। वो प्लान इम्प्लीमेंट होता है कि नहीं, लेकिन मेरे पास एक प्लान है, मुझे भागना नहीं पड़ेगा। और मैं आपको एक सच्ची बात बताती हूँ कि कहने को तो आपके पास 1 लाख फॉलोअर्स होंगे, आप हजारों व्हाट्सएप ग्रुप के मालिक होंगे, लेकिन जब जरूरत पड़ती है ना, सिर्फ 2 या 4 लोग ही ऐसे मिलेंगे जो आपके साथ नजर आएंगे। पहचानिए उन लोगों को, चेरिश कीजिए उन लोगों को, क्योंकि वही हैं जो मुश्किल की घड़ी में आपके साथ खड़े नजर आते हैं। और ये सब करने के बाद भी आपकी एक खास ड्यूटी फिर भी रह जाती है। और वो ड्यूटी आपकी क्या है? पहली चीज तो ये कि कहावत मैंने पढ़ी थी, तीसरे चरण से बचना है तो अपने दोनों चरणों को घर में रखें। यानी कि पहली चीज तो ये जो आपसे गवर्नमेंट कह रही है कि अपने को बचाएं, घर में रहें, सुरक्षित रहें। तो आप घर में रहिए, घर से बाहर तब तक ना निकलिए जब तक कि बहुत ज्यादा जरूरी ना हो, और निकले भी तो पूरी प्रोटेक्शन के साथ निकलिए। मास्क, डबल मास्क पहनिए, शील्ड पहनिए, हाथों को ग्लव से कवर कीजिए, सैनिटाइज करते रहिए, और चेंज की दूरी बना के रखिए, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी, हो सके आप कोविड से अगर निकल आए हैं तो प्लाज्मा जरूर डोनेट कीजिए। मैं समझती हूँ कि वो खून ही क्या जो किसी की जान ना बचा सके, अगर आप उसको डोनेट करेंगे, सोचिए आप अपने अपने ब्लेसिंग्स के बैंक में कितना बड़ा खाता इकट्ठा कर सकते हैं किसी की जान को बचा के। और प्लाज्मा के बारे में भी कई लोगों की अंदर बड़ी गलत धारणाएं हैं कि मेरा खून कम हो जाएगा, मैं वीक हो जाऊंगा। अरे 24 घंटे के अंदर वापस आपका शरीर उसको बनाने में सक्षम होता है। इसीलिए जो लोग इससे निकल चुके हैं, प्लाज्मा डोनेट कीजिए।
और अगर वैक्सीनेशन आपके यहाँ अवेलेबल है तो जाइए, वैक्सीनेशन लगवाइए। और आप जानते हैं कि वैक्सीनेशन जिनको लगी है उन लोगों को अगर ये वायरस ने अटैक भी किया है तो उतना ज्यादा गहराई से नहीं अटैक किया है। हाँ, कुछ ऐसे होंगे केसेस जिनके साथ और बहुत सी तकलीफें जुड़ी हुई थी जिसकी वजह से उन्हें इतनी तकलीफ देखनी पड़ी, लेकिन वायरस आप इससे प्रोटेक्शन के लिए वैक्सीनेशन जहां पर भी हो सके जरूर लगवाइए। सपोर्ट करते रहिए जो जो आपके पास है। अगर आप तन से कहीं नहीं जा सकते तो मन से दुआएं देकर या या तन या धन से आप उन लोगों की मदद कीजिए जिनकी आपको जरूरत है। और मेहरबानी करके करोना करोड़पति बनने की कोशिश ना कीजिए। एक नए किस्म के नए नस्ल के लोग आज पैदा हो चुके हैं कि इस दौरान में वो अपनी तिजोरियां भरने में इतने बिजी हैं, लेकिन वो ये सोच रहे हैं कि वो तो तिजोरियां भर रहे हैं, कोई देख नहीं रहा, लेकिन कर्मा तो देख रहा है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। आप खुद देखते हैं, हम किसी की एक चीज उठा लेते हैं, शाम तक हमारी वो चीज गायब हो जाती है। एक चीज तो जरूरी है नियति की, वो है कर्मा। आप जैसा बीज बोएंगे वैसा ही पेड़ निकलेगा। अगर आपने सेब का बीज बोया है तो आम का तो पेड़ निकलेगा नहीं। तो मेहरबानी करके इस वक्त को देने में इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि कर्मा देख रहा है, ऊपर वाला देख रहा है। अगर आप नहीं भी विश्वास करते तो ये मान लीजिए कि कोई सृष्टि को चलाने वाली कोई तो शक्ति है जो देख रही है। तो प्लीज इस टाइम को गलत तरीके से मत यूज कीजिए। और चलते चलते दो कहानियां मैं सर से पूछना चाहूंगी कि मेरे पास अगर टाइम हो तो मैं दो कहानियां जरूर बताना चाहूंगी जो इंस्पायर कर सके। सर, इतना टाइम है कि मैं दो कहानियां बता सकूं? पहली कहानी ये बहुत मेरे दिल के करीब है। ये कहानी ये है कि एक माँ ऊंची सी कुर्सी पे बैठी हुई थी और कढ़ाई कर रही थी और उसका बच्चा जमीन पे खेल रहा था। इमेजिन करो, माँ ऊंची सी कुर्सी पे बैठी है, कढ़ाई कर रही है और उसका बच्चा जमीन पे खेल रहा है। और नीचे से बच्चे ने कढ़ाई को नीचे से देख रहा है तो उसको नीचे से उलझे उलझे धागे दिख रहे थे। तो उसने बच्चे ने माँ से पूछा, माँ क्या बना रही हो? तो माँ ने कहा, बेटा बड़ा सुंदर फूल बना रही हूँ। पर माँ मुझे तो नहीं दिख रहा, क्योंकि वो तो नीचे से देख रहा था। तो माँ ने कहा, रुक जाओ, पूरा होगा तो दिखाऊंगी। और वो फिर बिजी हो गई कढ़ाई करने में। आधे घंटे बाद बच्चे ने फिर देखा, और ज्यादा उलझे उलझे धागे। अरे माँ क्या बना रही हो? माँ ने कहा, बेटा बड़ा सुंदर फूल बना रही, पर मुझे तो नहीं दिख रहा। तो माँ ने कहा, रुक जाओ, पूरा होगा तो दिखाऊंगी, हैव पेशेंस। और काफी देर बाद माँ ने पलट के जब दिखाया तो बहुत ही खूबसूरत रंग बिरंगा फूल बना हुआ था। इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि उस माँ की तरह भगवान ऊपर बैठ के कढ़ाई कर रहे हैं और उस बच्चे की तरह हम इस जमीन पे खेल रहे हैं और हम नीचे से देख रहे हैं उस कढ़ाई को और रोज उससे पूछते हैं ये क्या कर रहा है मेरी जिंदगी के साथ। और भगवान क्या कहते हैं? रुक जाओ, पेशेंस रखो, पूरा होगा तो दिखाऊंगा क्या कर रहा हूँ। और एक दिन जब वो पलट के आपको दिखाता है तो आप देखते हैं कि वाकई में भगवान इतना खूबसूरत फूल बना रहा था। मैं तो यूं ही भगवान के साथ लड़ता हूँ कि जो भी जिंदगी में होता है उसके पीछे कोई ना कोई वजह जरूर होती है। फेथ रखिए कि भगवान जो भी करेंगे आपके लिए अच्छा ही करेंगे। चीजें हमारे साथ नहीं होती, चीजें हमारे लिए होती हैं। और चलते चलते मेरी आखिरी की कहानी, ये भी मेरे दिल की बहुत करीब है और खासकर इस वक्त में। कहानी ये है कि महाभारत का युद्ध हो रहा था और अभी युद्ध शुरू होने वाला था और उससे पहले श्री कृष्ण और अर्जुन उस युद्ध के मैदान की निरीक्षण करने के लिए गए। और जब वो निरीक्षण कर रहे थे तो वो देख रहे थे कि हाँ, यहाँ पे सैनिक सेना बैठेगी, यहाँ खाना खाएगी। और लकड़ी जो थे, वहां की हाथी लोग जो थे, वो जंगलों से पेड़ों को तोड़ तोड़ के लकड़ी इकट्ठी कर रहे थे, ईंधन इकट्ठा कर रहे थे खाना बनाने के लिए। तो एक हाथी ने जब एक पेड़ को तोड़ा तो उस पेड़ के ऊपर एक चिड़िया का घोंसला था जो नीचे गिर गया। और वो जब घोंसला नीचे गिरा तो उसके जो छोटे छोटे बच्चे थे वो भी नीचे गिर गए, घोंसला टूट गया, दरबदर हो गए बच्चे। चिड़िया बड़ी परेशान हो गई, सोचने लगी क्या करूं। तो दूर देखा उसने, श्री कृष्णा और अर्जुना जो थे वो निरीक्षण कर रहे थे और वो जानती थी कि ये जो हैं ये मेरे दाता हैं। और वो उड़ती उड़ती श्री कृष्णा के सर पे मंडराने लगी और उन्हें कहने लगी कि आप प्लीज मुझे, मेरे बच्चों को बचा लीजिए, मेरे बच्चे मर जाएंगे, कल यहाँ लड़ाई हो जाएगी, मेरे बच्चे पैरों के नीचे आ जाएंगे, प्लीज मेरे बच्चों को बचा लीजिए। तो श्री कृष्ण ने कहा, देखो मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं जो जो नियम है प्रकृति का उसके साथ नहीं खेल सकता हूँ।
लेकिन चिड़िया बोली नहीं, मैं जानती हूँ आप मेरे दाता हो, आप ही मेरे बच्चों को बचा सकते हो, प्लीज मुझे बचा दो। श्री कृष्ण कुछ सोचने लगे, अर्जुन परेशान हो गया, चिड़िया को बोला जाओ जाओ जाओ, लेकिन श्री कृष्ण ने बड़ी शांति से उस चिड़िया से कहा एक काम करो, 18 दिन का खाना इकट्ठा करो। चिड़िया को बात समझ में आई नहीं और चिड़िया गई और खाना इकट्ठा करने में लग गई कि क्या चाहते हैं श्री कृष्ण मुझसे। दूसरे दिन जब लड़ाई शुरू हुई, शुरू होने से पहले ही श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि अपना धनुष दोगे मुझे 2 मिनट के लिए। अर्जुन बोले अरे आप कहाँ से धनुष चलाने लगे, मुझे बताइए किसको मारना है। तो श्री कृष्ण ने कहा नहीं, तुम धनुष मुझे ही दो। और श्री कृष्ण ने धनुष लेके तीर जो था वो एक हाथी की तरफ किया और उसकी तरफ तीर चला दिया। और वो जो तीर था वो उस हाथी के गले में बंधी हुई एक मोटी सी लोहे की घंटी के ऊपर जाके लगा और एक चिंगारी सी निकली और वो घंटी जो थी तड़ाक करके नीचे गिर गई। और अर्जुन जोर से हंसा, देखा मैंने आपसे कहा था आपका निशाना खराब है। लेकिन श्री कृष्ण ने कुछ नहीं कहा, वो धनुष वापस कर दिया। 18 दिन घमासान लड़ाई हुई और 18 दिन के बाद श्री कृष्ण और अर्जुना फिर से उसका निरीक्षण करने के लिए निकले कि हमारा कितना नुकसान हुआ है या शत्रु का कितना नुकसान हुआ है, क्या क्या लोग गिरे पड़े हैं, उनको समेटने की कोशिश कर रहे थे। तो आराम से श्री कृष्ण ने उसी घंटी के पास जाके अर्जुन से कहा कि घंटी जरा उठा के साइड में कर दो। अर्जुन ने सोचा ये घंटी क्यों मुझसे उठवा रहे हैं, पर उन्होंने जब घंटी उठाई तो दंग रह गए, क्योंकि उस घंटी के नीचे से 1 2 3 4 करके छोटे छोटे चिड़िया के बच्चे और चिड़िया फुर्र करके उड़ गई। यानी कि श्री कृष्ण ने अपने तरीके से उस चिड़िया को बचाया, क्योंकि उस चिड़िया को फेथ था कि ये मेरे दाता हैं, ये मुझे बचाएंगे जरूर। और इस कहानी को आज के संदर्भ से अगर मैं जोड़ूं तो मैं यही कहूंगी कि हमसे कहा जा रहा है कि अपने आप को घर में सुरक्षित कर लो, और जब आप अपने को सुरक्षित करके लड़ाई के बाद बाहर निकलेंगे तो अपने आप को बिल्कुल सुरक्षित पाएंगे। तो इसी कहानी के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहूंगी। जो भी कहते हैं कि अगर रुमाल के अंदर मैं मक्खन डाल के आपको दे दूं कि घर ले जाओ, तो पूरा मक्खन तो घर पहुंचेगा नहीं, सारा पिघल जाएगा, लेकिन रुमाल में कुछ तो रह जाएगा ना। तो मेरी कही हुई बातों में से अगर कुछ भी आपके दिमाग में रह गई तो मैं समझूंगी कि आज ये जो मैंने आपसे बात कही, माइंड योर माइंड, मैं उसमें सफल रही हूँ। थैंक यू आरोग्य दर्पण जी, सर राम प्रकाश जी, मेरे को बुलाने के लिए और मुझे ये मौका देने के लिए कि मैं इस मामले में जो बहुत जरूरी है आप लोगों से बात कर सकूं। थैंक यू सर। हमारे बीच में इस परिचर्चा में बहुत महत्वपूर्ण लोग जुड़ गए। देश के वरिष्ठ हार्ट सर्जन डॉक्टर राकेश कुमार वर्मा जी का स्वागत है। पूर्व IPS अधिकारी अशोक कुमार वर्मा जी, डॉक्टर अवंतिका सिंह जी, डॉक्टर मनीष पांडे जी हैं और वरिष्ठ मनोवैज्ञानिक मंजू गुप्ता जी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। बहुत अच्छा लगा और तमाम मित्र जुड़े हुए हैं। अब मैं आमंत्रित करता हूं रघुवंश अकेडमी के डायरेक्टर देवेंद्र प्रताप सिंह जी को कि वो रीता जी का और सभी लोगों का आभार करें। रीता जी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। आपने जिस तरीके से हम सबको अपनी बातें आपने रखी, मेरे ख्याल से जैसे कि एक डाइटिशियन कंप्लीट फूड देता है कि आप खाएंगे पूर्ण स्वस्थ रहेंगे, आपकी डाइट में सारे न्यूट्रिशंस मौजूद थे, इससे सबको लगा कि किसी को कुछ पूछने की आवश्यकता नहीं है। और मक्खन घर जाते जाते बहुत थोड़ा नहीं बचेगा, हमें विश्वास है कि ज्यादा बचेगा हम लोग के पास। थैंक यू पुनः धन्यवाद। थैंक यू सर। थैंक यू अमन सर। थैंक यू।